जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित सब्जेक्ट का चैप्टर 1 3 अंकों तक की संख्याओं का ल स एवं म स इस चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में जो कंटेंट दिया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद में 2016 से लेकर 2025 तक में इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आए हैं प्रत्येक प्रश्न को हम करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कंटेंट के ऊपर ध्यान देते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ल स और म स जानना है, उससे पहले कुछ परिभाषाएं हैं जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं, उन पर ध्यान देना होगा। पहला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? ऐसी संख्या जो एक अथवा स्वय से विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बात करें 5 की, 5 1 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा, ना वो 2 से विभाजित होगा, ना 3 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? वो 5 से ही विभाजित होगा। इसी प्रकार से हम बात करें 7 की, तो 7 1 से विभाजित होगा और 7 से विभाजित होगा, तो इसलिए 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। ऐसे कहें कि जिस संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यह पॉइंट नोट हुआ, आपको समझ में आया। अब आइए कुछ अभाज्य संख्या से रिलेटेड कुछ विशेष नोट्स हैं, उसको हम बताते हैं जो आपके परीक्षा में सीधे बहुविकल्पी में पूछ लिए जाएंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या या कहे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। 2 क्या है? समभी संख्या है और अभाज्य भी है। सभी अभाज्य संख्याओं का म स हमेशा कितना होता है? अगर हम अभाज्य संख्याओं का म स लेंगे तो उसका म स कितना आएगा? 1 आएगा। और जो 1 है, 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। यह भी नोट करके रखिएगा, यह तीनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और सीधे पूछ लिए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या आपने सीखा, अब भाज्य संख्या की बात करते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम 4 ले लें, 4 1 से भी विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा और 2 से भी विभाजित होगा। एक और स्वयं के अलावा यह 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्या है। समझ में आया? बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला जो टॉपिक है, अपवर्त्य और अपवर्तक। यह वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपको केवल शब्द को घुमाकर पूछ लेगा। अपवर्त्य का मतलब है गुणज, या ऐसे समझिए गुणा। जैसे हमने कहा 3 का अपवर्त्य बताइए, तो 3 की जो गुणा है, 3 तिक्का 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये क्या है? सभी 3 के अपवर्त्य हैं। 3 के क्या हैं? अपवर्त्य हैं। अपवर्त्य का मतलब है पहाड़ा, ऐसे याद रखिए। अब बात करते हैं अपवर्तक की। तो अपवर्तक क्या है? जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट दे। जो दी गई संख्या को, जैसे यहाँ पर 6 दिया गया, तो 6 को 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है, 6 काट सकता है। तो ये क्या है? अपवर्तक है। मतलब कुल मिलाकर गुणनखंड है। ठीक है, गुणा क्या है? अपवर्त्य है। गुणनखंड क्या है? अपवर्तक है। बातें क्लियर हो गई? बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है, ल स और म स की पहचान कैसे करेंगे? ल स किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। जैसे 2 4 6 दिया है, तो 2 4 6 से कौन सी छोटी से छोटी संख्या कट सकती है? वो है 12। 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, तो इसलिए इसका ल स कितना होगा? 12 होगा। और 24 भी कट जाएगा, लेकिन 24 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ल स में सबसे छोटे मान को लिया जाता है। 2 से कटेगा तो 12 आ जाएगा, 4 से कटेगा तो 6 आ जाएगा, 6 से कटेगा तो 4 आ जाएगा। तो यह तो 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए? छोटी संख्या चाहिए, तो 12 हो जाएगा। अब बात करते हैं म स की, HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, उसे हम क्या कहते हैं? म स कहते हैं। तो ल स और म स सारी चीजें
समझ में आ गई। अब हम प्रश्नों को करते हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको आइए हम वास्तविकता में देखते हैं कि कैसे उन प्रश्नों को करना होता है और क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि लॉ और मस जो होते हैं यह दो विधियों से निकाले जाते हैं। पहला है भाग विधि, ठीक है। दूसरा है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि समझ में आया। आइए बारी बारी से प्रश्नों को करते हैं। तो पहला प्रश्न है 16, 32, 64 का एलसीएम होगा। तो एलसीएम लॉ निकालने की दो विधि है। पहला है भाग विधि, दूसरा है गुणनखंड विधि। जो विधि आपको बेहतर लगे उससे आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम भाग विधि से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो 16, 32, 64 इस प्रश्न को करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से इसको विभाजित करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। तो 2 8 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 चौक 8, 2 8 16, 16 दूना 32। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। तो 1 1 2। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। तो 1 1 1। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो 16, 32, 64 का एलसीएम कितना आएगा, 64 आया। ऑप्शन पहला सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 56, 70, 84 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको जो भी विधि बेहतर लगे उससे करिए। भाग विधि सबसे सरल है और आसान है, बड़े ही आसानी से कर पाएंगे और समय भी कम लगता है। तो 56, 70, 84 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 28 दूना 56, 28 दूना 56, 35 दूना 70, उसके बाद में 42 दूना 84। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। तो 14 दूना 28, 35, 21 दूना 42। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। तो 7, 35, 21। फिर 3 से डिवाइड करते हैं। तो 7, 35, 3 सत्ते 21। फिर 5 से डिवाइड करते हैं। तो 7 7 7। फिर 7 से डिवाइड करते हैं। तो 1 1 1 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, ठीक है, 40 हो गया। 4 तिहाई 12, 120 हो गया। 12 से 84, 840 कितना हो गया, 840 हो गया। ऑप्शन तीसरा सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 9, 12, 18 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। बस केवल प्रश्नों के अंकों को बदला है, उसने बाकी प्रश्नों को सेम रखा है। इसी प्रकार से हर साल एलसीएम, एचसीएफ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पहले मैंने मैराथन ली है, मॉडल पेपर आप लोगों के लिए कराया है, जो आपके परीक्षा के लिए काफी कारगर साबित हो। तो 9, 12, 18 का एलसीएम लेंगे। 9, 12, 18 2 से डिवाइड करते हैं। तो 9, 6, 9। उसके बाद में 2 से डिवाइड करते हैं। तो 9, 3, 9। फिर 3 से डिवाइड करते हैं। 3 त्रिक्का 9, 1 3। फिर 3 से डिवाइड करते हैं। तो 1 1 1 हो जाता है। 3 त्रिक्का 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। एलसीएम कितना आया, 36 आया। ऑप्शन दूसरा सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको डीएलएड का बेहतर कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो पहला प्रश्न है अति लघुत्तरी का 114, 380, 133 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ निकालने की भी दो विधि है, भाग विधि है, गुणनखंड विधि। 114, ठीक है। उसके बाद में कितना है, 133। इसको हम भाग विधि से करते हैं। एक बार जाएगा तो 114 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9। फिर उसके बाद में 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, 0, 19 हो गया। उसके बाद में 114, उसके बाद में 19 छक्का 114, 9 चौक 9 छक 54, हाथ में आया 5, और 6 और 5 11 हो गया ना, 114 पूरा पूरा कट गया। अब कितना आया, 19 आया।
अब 19 को हम डिवाइड करते हैं, 19 से डिवाइड करते हैं 380 को, तो 380, 19 दूना 38, कट गया पूरा पूरा, ठीक है। 0 बार ले जाएंगे तो 20 बार जाएगा, तो 380 कट जाएगा। तो कितना आया म स, कितना आया म स, जो आया कितना आया 19 आया। ये कौन सी विधि है, ये है भाग विधि। और भाग विधि के अलावा आप चाहें तो गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। तो आइए गुणनखंड विधि से करते हैं। तो 114, दो, दो से कटेगा तो दो, एक दो पंच 10, दो सत्ते 14, देखो रुको, दो पंच 10, दो सत्ते 14, गुणा दो, ठीक है। या इसको फैक्टर कर दें तो कितना हो जाएगा, 19 त्रिक 57, 19 57, 19 दूना 38, 19 57, 2 हो गया। इसका फैक्टर 114 का फैक्टर क्या हुआ, 19 3 2। उसके बाद में 133 है ना, 133 है, 7 1 का 7, 7 9 या 63, ठीक है। 19 सत्ते 133 हो गया। उसके बाद में बचा 380, 380 बचा। तो 19 गुणा 20 या 2 गुणा 5, ठीक है। अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है, 19 कॉमन है। तो जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या होता है, म स होता है। क्या होता है, म स होता है। तो इस संख्या का जो 114 380 133 दिया, इसका म स कितना होगा, 19 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, उसके बाद में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर हम इस समीकरण से एक्स कॉमन ले लें तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और इसमें से एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में एक्स कॉमन है। तो म सा कितना होगा, म सा हो जाएगा यक्स, कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, 83 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। यह तो इस चैप्टर का नहीं है, फिर भी हम इस सवाल को करा देते हैं। 83 है, 83 के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है, 38 कर दिया जाता है, तो घटाने पर क्या प्राप्त होगा। 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 5 13 होता है, 5 हो गया। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो कितना आंसर आया, आंसर आया 45। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है सेम टू सेम वही प्रश्न है, और ये अलग चैप्टर का था। अब आइए इस प्रश्न को करते हैं। अब हम लघुत्तरी प्रश्नों को करेंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 6 12 15 के बंडलों में अलग अलग लेकिन लेकिन बराबर बांटी जा सके। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि कितनी कापियां ली जाए कि 3 का भी बंडल बन जाए, 6 का भी बंडल बन जाए, 12 का भी बंडल बन जाए और 15 का भी बंडल बराबर तरीके से बन जाए। तो ऐसी स्थिति में कम से कम कितनी कापियां लेनी चाहिए, तो कम से कम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या निकालना होगा, लौसा, क्या निकालना होगा, लौसा निकालना होगा। तो 2 से डिवाइड करते हैं 3 3 6 15, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 3 15, उसके बाद में 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 1 1, ठीक है, 3 5 15, फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 1 1 1, ठीक है। 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। अगर 60 कापियां होंगी तो 3 का भी बंडल बनेगा, 6 का भी बंडल बनेगा, 12 का भी बंडल बनेगा और 15 का भी बंडल बन जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर 12 16 18 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12 16 18 21 से विभाजित हो जाए, उसमें 7 जोड़ दोगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर उसमें से हम 7 घटा देंगे तो वह इन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 8 9 21, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 4 9 21, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 9 21, फिर उसके बाद में 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 9 21, फिर 3 से डिवाइड करते हैं 3 तिरका 9 तीन 9
3 सत्ते 21, फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 बचा 7, फिर 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 7 त्रिक 21, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 नौया कितना होता है 144, 144 गुणे 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 तो 30, 7 3 10, 1008 कितना हुआ 1008। 1008 जो संख्या होगी वो 21 से भी विभाजित होगी, 16 से भी विभाजित होगी, 18 से भी विभाजित होगी, 21 से विभाजित होगी। लेकिन पूछ रहा है कि वह संख्या बताइए जिसमें से 7 घटाएं, तो इसमें हम 7 जोड़ देंगे, यानी 1015 में से अगर हम 7 घटा देंगे तो वो संख्या 12, 16, 18, 21 से विभाजित हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59, 109 से भाग देने पर 1, 3, 5 शेष रह जाए। तो शेष बच रहा है तो वह संख्या हम घटा देंगे तो हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे 49 में से 1 घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 48। ठीक है, क्योंकि 48 पूरा पूरा कट जाएगा ना। फिर उसके बाद में 59, 59 में से अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 56। फिर उसके बाद में 109, 109 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 104। तो ऐसी संख्या बताइए जो 48, 56 और 104 को विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो सबसे पहले इन तीनों का हम गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड विधि से म स निकालते हैं। तो 24, 12 दूना 24, 24 दूना 48 हो गया। ठीक है, या इसको फैक्टर कर देते हैं, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, उसके बाद में 2 गुणा 2। उसके बाद में 56 की बात करते हैं तो 7, 2 गुणा 2, 7 चौक 28 दूना 56 हो गया। उसके बाद में बात करते हैं 104 की, तो 2 52 हो गया, तो 52 का हो गया 26, 13 दूना 26, 26 दूना 52, 52 दूना 104। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, तो एक देखिए 2 कॉमन हो गया। ठीक है, उसके बाद में यह 2 कॉमन हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये 2 कॉमन हो गया, मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 वह संख्या होगी, 8 पंचे 40, 8 छाक 48, भाग दे देंगे 49 में तो 1 शेष बच जाएगा, 8 सत्ते 56 तो 3 शेष बच जाएगा। तो 8 एक का 8 बचा कितना 2, 8 त्रिक 24, कितना बचेगा 5 बचेगा, तो पूरा कट जाएगा। तो वह संख्या जो होगी वह बड़ी से बड़ी संख्या 8 होगी, जिससे अगर 49 में भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, 59 में भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, और 109 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। ये सवाल समझ में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 3 विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइट 48, 72, 108 सेकंड पर बदलती है। तो 8 बजकर 20 मिनट पर एक साथ बदली थी, तो पुनः कब बदलेंगी? तो पुनः बदलने के लिए वह कम से कम कितना समय लगेगा? तो कम से कम समय की बात कर रहा है तो यहाँ पर होगा लॉस 48, 72, 108 का हम क्या करते हैं लॉस लेते हैं। 24 दूना 48, 36 दूना 72, 54 दूना 108, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 12, 18, 27, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 6, 9, 27, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 3, 9, 27, फिर उसके बाद में 3 से डिवाइड करते हैं तो 1, 3 त्रिका 9, 3 नवा 27, फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 1, 3 बचा, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1, 1, 1 बचेगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 नौया कितना होता है 16 नौया 144, 144 गुणित 3, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 एक 13, उसके बाद में 3 एक 4, 432 कितना आया 432 आया। तो 6 कितना हो जाएगा 6 से 42, 60 से भाग दे देंगे, या सेकंड में आया इसको मिनट में बदलेंगे तो कितना 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड। तो 8 बजकर 27 मिनट 12 सेकंड पर यह लाइट एक साथ बदलेंगी। एक साथ कब बदलेंगी 8 बजकर 27 मिनट 12 सेकंड पर बदलेंगी। अगला जो प्रश्न है, चार चार पहियों की परिधि 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है। तो कम से कम दूरी चलने पर चारों पहिया एक साथ चक्कर लगाएंगे, मतलब जो पहियों का क्रम है, जैसे पहिया है, पहिया यहाँ से चलना शुरू किया तो कितनी दूरी चलने के बाद में सभी पहिया इसी क्रम में यही स्थान पर रुकेंगे,
पूरा चक्कर पूरा करेंगे तो कितनी दूरी होगी। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या लेना होता है, लॉ लेना होता है। तो 50, 60, 90, 100 हो गया। तो यहाँ पर हम करते हैं 2 से डिवाइड, तो 25, 30, 45, 50। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 25, 15, 45, 25। ठीक है। उसके बाद में 3 से डिवाइड करते हैं तो 25, 5, 15, 25। फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 25, 5, 5, 25। फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5, 1, 1, 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 और 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 900। कितना हो गया, 900। 900 सेंटीमीटर। 900 सेंटीमीटर चलने के बाद में यह पहियों का चक्कर जो है वो समान हो जाएगा, एक साथ पूरा चक्कर करेंगे। मतलब अगर 900 सेंटीमीटर चलेंगे तो यह पहिया का जो चक्कर है वो एक साथ एक ही स्थान पर रुकेगा। तो इसी के साथ में सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको डीएलएड का बेहतर कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।